हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन HPO एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड है, जहां हम लोग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला पे कुछ और क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर पूरा डिटेल में डिस्कस किया था एंड आज का जो हमारा सेशन है वो है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2020 के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, जहां हम लोग हर एक क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हमने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल के आप देखोगे ना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। हमने HPO एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है और उस प्लेलिस्ट में जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम वो ऐड कर दिए हैं, सो दैट आप लोग वो प्लेलिस्ट रन करके सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस कवर कर सको। तो आज जो हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये 2019 के क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, holders of preference shares will have a right to vote if the dividend remains in arrears for a period of not less than 2 years। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। बेसिकली आप देखोगे ना, तो ये 2020 के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उन्होंने 2019 के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में कवर किए थे। नेक्स्ट, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज, वहाँ पे हमने बताया था कि 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, या हम कह सकते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का 5%। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है वो बेसिकली किसका पार्ट होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस का। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लोग कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं? राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। नेक्स्ट, premium received on issue of shares cannot be utilized for distribution of dividend. Next, the OECD, इनका काम बेसिकली होता है कि ये डेटा गैदर करके, कलेक्ट करके पब्लिश करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, गैदर्स एंड पब्लिशेस डेटा ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट, द स्मूथ हॉलवे टैरिफ एक्ट created NAFTA, changed US tariffs to be in compliance with the GATT, raised tariffs on tulips imported into the Netherlands to over 100%, raised US tariffs on 100 of products at the start of the 1930s। करेक्ट आंसर होगा डी। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज डिड नॉट एड्रेस इन यूरिग्यू राउंड? माइग्रेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द WTO? यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना भी है, रशिया भी है, बट ईरान इसका मेंबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ईरान। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स। इनका काम यही होता है कि टैरिफ्स को कम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एलिमिनेट करते हैं, खत्म करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which of the following exceptions in the WTO rules does not permit a country to use tariff or quota that is more restrictive than its bound tariff? Anti-dumping, countervailing duties, safeguards, preferential trade agreements। करेक्ट आंसर होगा डी, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स। और हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन साथ ही साथ आप लोग लर्न करते जाना, ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? ये आप लोग नेट पे खुद से ढूंढना और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? एडवर्ड रॉबर्ट। नेक्स्ट, अ CPU कंटेन्स, CPU में दो चीज़ें होती है, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, एक एल्गोरिदम लॉजिक यूनिट होता है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर। नेक्स्ट,
द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज। ये सब क्वेश्चन साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, गुड मार्केटिंग इज नो एक्सीडेंट बट एज अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। बेसिकली जब आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी, उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगी, तो आपकी मार्केटिंग का प्रोसेस चैनल भी प्रॉपर होगा। नेक्स्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज मैनेजिंग द मार्केटिंग प्रोसेस, नो monitoring the profitability of the company's products and services, the art and science of choosing target markets and keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, chimney sweeps employs people to clean fireplaces and chimneys in homes and departments. The firm is primarily the marketer of which of the following? No doubt service, ये basically service provide कर रही है, तो correct answer होगा B। Next, marketers often use the term dash to cover various groupings of customer. Pupil, buying power, demographic segment, market। Basically क्या है, कौन सा term use करती है? Market term use करती हैं। Next, the dash concept holds that consumers and business, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization's product। ऑप्शन दिया है प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग। नो डाउट सेलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ अ सब कल्चर? सब कल्चर का बेस्ट इलस्ट्रेशन होगा रिलीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ये हमने 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं होता। अगेन 28 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अ प्रॉफिट सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो जनरेट और मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट को। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। वहाँ हमने ये पॉइंट भी क्लियर किया था। नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये सब 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी कवर किया था। फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि टोटलिटी में चेंज नहीं होता, और ये क्वेश्चन भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। अगर 2019 की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से कर लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। नेक्स्ट, uncontrollable cost are the cost which cannot be influenced by the action of a specified number of an undertaking। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, आप देखो क्वेश्चन नंबर 33 to 35, ये क्वेश्चन हमने डिटेल में अपने सेशन में सॉल्व करवाया है जब हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, और यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ये पूरा क्वेश्चन जो 33, 34, 35 है, ये वही क्वेश्चन है जो 2019 में इन्होंने कवर किया था। तो यहाँ हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा डी, वहाँ हमने पूरा सॉल्व भी करवाया था। 34 का आंसर होगा डी, ये भी हमने सॉल्व करवाया था। एंड 35 का आंसर था सी, 11,885, और हमने बोला भी था कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना, और ना आए तो बताना, हम टेलीग्राम पे इसका डिटेल सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 भी हमने वहाँ पे सॉल्व करके पूरा बताया है। इसका करेक्ट आंसर था सी, 3 लाख। तो वहाँ से आप देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अ पर्सन इंक्लूड्स, टैक्स में अगर हम बात करें तो पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओवरऑल ये 7 कैटेगरी होती है पर्सन की, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एवरी एसएससी इज अ पर्सन, ये तो करेक्ट है कि हाँ हर एसएससी कौन होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा, चाहे वो इंडिविजुअल होगा, चाहे वो फर्म होगा, चाहे वो कंपनी होगा। बट क्या हर पर्सन एसएससी होगा? नहीं। हर पर्सन को टैक्स पे करना होता है क्या? नहीं। एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, एंड इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनकी इनकम स्लैब रेट से कम होती है, तो उनको पेमेंट नहीं भी करना होता है टैक्स का, तो वो एसएससी की लिस्ट में नहीं आते। एचयूएफ इज ऑलवेज एन एसएससी, नो। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कि हर पर्सन एसएससी हो ज़रूरी नहीं होता। एसएससी मतलब बेसिकली वो पर्सन जिसकी इनकम को असेस किया जाता है, जो प्रीवियस ईयर उनकी इनकम थी उसको असेस किया जाता है और उस पर पेमेंट कराया जाता है टैक्स का इन करंट ईयर, दैट इज एन असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट,
डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, एक्स एंड वाई आर लीगल हियर्स ऑफ जेड, जेड की डेथ हो गई 2014 में एंड एक्स एंड वाई कैरी ऑन इन हिज बिजनेस विदाउट एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप में तो एंटर नहीं किए, तो ना तो ये फर्म है, ना एलएलपी है, ना कंपनी, ये क्या हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट, असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ, अब देखो प्रीवियस ईयर ना 12 महीने से कम हो सकता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि हमने मार्च में बिजनेस स्टार्ट किया हो 2014, ठीक। बट असेसमेंट ईयर हमेशा कितने टाइम का होता है, 12 मंथ का, क्योंकि असेसमेंट ईयर क्या होगा, मान लो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 मार्च 2020 को, तो 31 मार्च 2020 तक का ये प्रीवियस ईयर हो गया, बट स्टिल असेसमेंट ईयर क्या होगा 2020 टू 21। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, ओनली 12 मंथ्स। नेक्स्ट, year in which income is taxable is known as assessment year and the year in which income is earned is known as previous year, ठीक है। प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं और पेमेंट करते हैं असेसमेंट ईयर में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑल assessees are required to follow uniform previous year which must be calendar year only, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, क्योंकि हम जब भी टैक्स की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की, दैट इज फाइनेंशियल ईयर की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, अब देखो जीएबी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम देखते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, तो 45,000 और 50,000 में से हायर क्या है 50,000। फिर हम 50,000 को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से और जो लोअर होता है वो लेते हैं, मतलब 48,000। अब 48,000 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से और जो हायर होगा वो लेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेट अप ऑन 31/3/2014 वुड, आप 31 मार्च को अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो 31 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का ही, मतलब एक दिन का ही आपका प्रीवियस ईयर होगा। क्लियर, करेक्ट आंसर होगा बी, कि स्टार्ट भी 31 मार्च को होगा और एंड भी 31 मार्च को होगा। नेक्स्ट, अ पर्सन फॉलोज कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग, फॉर टैक्सेशन ही हैज़ टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर, वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड है वो उनको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया, जो इंडिया छोड़ करके जा रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर में ही प्रीवियस ईयर की टैक्स को पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट, in finance we refer to the market for relatively long term financial instrument as the dash market, capital market, क्यों, क्योंकि किसकी बात हो रहा है, लॉन्ग टर्म की। नेक्स्ट, dash is concerned with a branch of economics relating the behavior of principals and their agents, financial management, profit maximization, agency theory, बेसिकली एजेंट के बारे में कहाँ बताया जाता है, एजेंसी थ्योरी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द एक्सपेंसेस इन गिवन ऑप्शंस इज नॉट अ कैश आउटफ्लो फॉर द फर्म, डेप्रीसिएशन नो डाउट, बाकी तीनों में कैश आउटफ्लो होता है, बट डेप्रीसिएशन बेसिकली माना जाता है कि आपके एसेट की वैल्यू घट रही है, बट उसके लिए आपको कहीं पे भी कुछ पेमेंट नहीं करना होता है, बेसिकली वो नॉन कैश आउटफ्लो आइटम है। A standardized financial statement presenting all items of the statement as a percentage of total is common size statement. Next, a statistics is a, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स है और पैरामीटर की बात करें तो ये पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज अलाउ पॉपुलेशन इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 देखो, यहाँ सैम्पल मीन और सैम्पल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, और हमारा जो सेकंड चैनल है सीए काजल डेरोलिया, उस पर हमने डिटेल में पूरी क्लासेस अपलोड किए रिलेटेड टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एज वेल एज कोरिलेशन, उसके बहुत सारे एमसीक्यूज भी अपलोड किए हैं, तो वहाँ से अगर वो क्लासेस आपने कवर की है ना, तो ये बहुत ही ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर आएगा डी, मतलब मीन आएगा 20.85 और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 5.94। बट अगर ना सॉल्व कर पाओ तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम इसको सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, provided that the ACT is reasonably normally distributed with a mean of 18 and a standard deviation of 6, determine the proportion of students with a 33 or higher। ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करना है, इसका करेक्ट आंसर आएगा A.0062 और इसका डिटेल जो आंसर है वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, इन मैनेजमेंट प्रोसेस द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड वर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेटिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग। इन तीनों में तो क्लियर होती हैं चीज़ें, ऑर्गेनाइजिंग में क्लियर नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा ए।
The departments that an event management company will have are creative, yes, production, yes, client servicing, yes. Correct answer होगा D, all of the above. Next, who said market is a multiple purpose organ that manages a business, manages a manager and manages workers and work? इसका करेक्ट आंसर होगा पीटर ड्रकर. ये स्टेटमेंट बेसिकली पीटर ड्रकर का है. नेक्स्ट, अंडर मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग इंक्लूड्स टाइम स्टडी, यस, मोशन स्टडी, यस, मेथड स्टडी, यस. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन in the function of creativity. Next, banking optimum scheme is applicable to the business of. ये सारे scheduled commercial banks को applicable है including RRBs, that is regional rural banks. तो correct answer होगा B. Next, which of the following functions are not being performed by Reserve Bank of India? Basically Reserve Bank of India FDI का काम नहीं करती, तो regulation of foreign direct investment in India. Next, a bank is called as scheduled bank. Basically scheduled bank तब कहलाती है जब वो second schedule of the RBI Act में included हो. तो correct answer होगा C, it is included in the second schedule of the RBI Act. Next, which of the following organization or agencies has sought an emergency fund of 1,000 crores from banks to tackle acute liquidity crisis which is coming in the way to give loans to micro borrowers? Microfinance institutions. Correct answer होगा C, RBI. Next, what is the upper limit prescribed for RTGS transaction? देखो मिनिमम ट्रांजेक्शन तो आप 2 लाख का करोगे बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नो अपर लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय बैंक्स एज कॉर्पोरेट एजेंट्स इज नोन एज जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस. करेक्ट आंसर होगा इंश्योरेंस बैंकिंग. नेक्स्ट, which of the following committees or task forces was set up to suggest reforms in banking sector? Narasimha Committee. Next, which of the following jobs check accounting in ledgers and financial statements? Audit. Next, the process of accounting is needed to 1. Take a holiday, assist in decision making, invest in startup of a business, track money spent. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली हॉलीडे को कवर नहीं करता बट डिसीजन मेकिंग को करता है, स्टार्टअप को करता है, मनी स्पेंड को करता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, 2, 3 एंड 4. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग में बेसिकली लेजर तक का प्रोसेस आता है जनरली. तो ऑप्शन देखते हैं, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग. रिपोर्टिंग तो नहीं होगा, लास्ट में इंटरप्रेटिंग है, इसमें भी रिपोर्टिंग है. करेक्ट आंसर होगा ए, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग. रिकॉर्डिंग मतलब हो गया जर्नल, क्लासिफाइंग हो गया लेजर और समराइजिंग हो गया ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट, which of the following principles assumes that a business will continue for a long term? Going concern. Next, which of the following users assess the attractiveness of investing in a business? Financial analyst. Next, accountants use GAAP to make the financial information communicated relevant, reliable, comparable and profitable. देखो प्रॉफिटेबल की तो बात नहीं होती है, बेसिकली रेलेवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबिलिटी के लिए बनता है. तो करेक्ट आंसर होगा ए. Next, one of the detailed rules used to record business transaction is double entry bookkeeping. Next, when is the communication of proposal, the acceptance of proposal and revocation of proposal deemed to be made? अब देखो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो क्लास अभी तक अपलोड की है, 3 सेशंस अपलोड किए एमसीक्यू से रिलेटेड, वहाँ ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि जब किसी भी तरीके से आप अपने प्रपोजल को जिनको कम्युनिकेट करना उनको कम्युनिकेट कर दो तो माना जाता है कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, रिवोकेशन हो गया. बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन और हैज इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल कंप्लीट? ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि जिस पर्सन को दे रहे हैं उसकी नॉलेज में आ जाए. तो करेक्ट आंसर होगा ए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड. नेक्स्ट, when a proposal be revoked? कब प्रपोजल खत्म हो जाएगा? Once a proposal is made, it cannot be revoked any time before or after the communication of acceptance is complete, any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterward. ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ है, एक बार आप जरूर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज कवर कर लेना.
Next, question number 78. A proposal cannot be revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party, by the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance, by the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance, by an act involving moral turpitude of the proposer, whether related to the proposal or otherwise. Correct answer होगा D. Next, which of the following is not a necessary feature to convert a proposal into promise? एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, बट एक्सेप्टेंस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनरली अगर टाइम लिमिट नहीं दी होती है ना तो आपको रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट करना होता है. नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 बिल्कुल भी विजिबल नहीं है तो हम ये स्किप कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसेंशियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट? राइटिंग में होना चाहिए, ये एसेंशियल नहीं है. फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, डिक्लेयर्ड, नॉट टू बी डिक्लेयर्ड, वॉइड एक्सप्रेसली, ये तीनों तो ज़रूरी है बट फर्स्ट पॉइंट रेलेवेंट नहीं है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? ये भी हमने बताया कि एज पर सेक्शन 11 तीन लोग होते हैं कॉम्पिटेंट, जो 18 प्लस हो, दैट इज मेजर हो, जो साउंड माइंड के हों और जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका ना गया हो, मतलब डिसक्वालिफाइड बाय लॉ ना हो. तो करेक्ट आंसर होगा बी, पर्सन हु हैज़ अक्वायर्ड द एज ऑफ 16. नेक्स्ट, व्हाट इज अ कंसेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? कंसेंट मतलब जब दोनों पार्टी टर्म्स एंड कंडीशंस को उसी तरीके से समझिए जिस तरीके से सामने वाला समझाना चाहता है. व्हेन बोथ पार्टीज अग्री अपॉन अ थिंग इन द वे इट इज अंडरस्टूड बाय देम. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, which of the following is not a necessary feature for free consent? When the consent is not caused by coercion, when the consent is not caused by undue influence, when the consent is not caused by mistake, when the consent is not caused by misunderstanding. Basically free consent में ये तीन चीज़ें थी, एक था fraud और एक था misrepresentation, but misunderstanding इसका point नहीं है. Next, which of the following statement regarding coercion is not true? Coercion involves unlawful detaining, yes. The act of coercion may be directed at any person and not necessarily at the other party to the agreement. Coercion gives one person an advantage of a position of power over another person, yes. The act of coercion must be done with the object of inducing or compelling any person to enter into a contract. Coercion से related correct statement कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? सी, क्योंकि बेसिकली ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है ना कि कोर्जन में. नेक्स्ट, out of our points which is not an economic activity? Social service. Next, which option is not a business activity? Work in a factory for wages, क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंसेस है कंपनी का, ना कि बिजनेस एक्टिविटी. नेक्स्ट, which of the following is the characteristics of a business? Production, exchange or sale, risk element. करेक्ट आंसर होगा डी, all of the above. नेक्स्ट, oil refinery and sugar mill are classified under industries secondary. Next, identify the activity which does not support trade, mining, क्योंकि बैंकिंग, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस इसका पार्ट है. नेक्स्ट, इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्क? एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट, which item does not cause any business risk? Breakdown of machinery, efficient management, ROIT. Correct answer होगा D, changing government policy. In which business the support service activities are categorized? Tertiary industries. Next, in business, why it is essential to make a profit? To provide a return to investors, yes. To provide funds for future extension, yes. It increases the reputation of a company. Correct answer होगा D, all of the above. Which of the following is a false statement? The scope of commerce is narrower than business. Commerce includes trade and auxiliaries to trade. Foreign trade is purchase and sale by the traders of the same country. Same country से नहीं होता है, ये false statement है. Next, which of the following is alternatively called corporate venturing? Intrapreneurship. सब क्वेश्चन लर्न करने वाला है, सब थ्योरी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है. इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंसिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स करियर चॉइस एंड स्टाइल आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? मॉरल सपोर्ट नेटवर्क, रोल मॉडल, प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, सपोर्ट सिस्टम. करेक्ट आंसर होगा बी, रोल मॉडल. नेक्स्ट, द एक्टिविटी विच अकर्स व्हेन द न्यू वेंचर इज स्टार्टेड इज कॉल्ड मोटिवेशन, बिजनेस स्किल्स, डिपार्चर पॉइंट. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, the level at which an individual is viewed by society is called social status.
एंड आज के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन ड्यू टू द फेमिलियरिटी विद द नीड्स ऑफ मार्केट? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फेडरल गवर्नमेंट, कंज्यूमर। करेक्ट आंसर होगा बी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आप देखो ये पूरे 100 MCQs से रिलेटेड टू 2020 क्वेश्चन पेपर ऑफ एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। इसका पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। अब हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड आपका एग्जाम जो 7 जून को है उसके लिए हम बस आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप प्लेलिस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, आपकी मैक्सिमम कवरेज हो जाएगी। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो हमने आपको खुद सॉल्व करने के लिए बोला है, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, वो भी हम डिटेल में टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।